मिलर टाइम को पिछड़ों के लिए भी बात करनी चाहिए। आपने कहा कि मैं पिछड़ों की आवाज़ नहीं उठाता, मिलर टाइम्स तो ऐसे में जवाब दूं कि हर जगह मुसलमानों को ठगा गया है। मुसलमानों को जो मिलना चाहिए था उन पार्टियों से नहीं मिला। अब आपको मुसलमान क्यों वोट करे? आपने भारत बंद का ऐलान तो किया, लेकिन खुद आप कहीं सड़कों पर नहीं दिखे, ना आपकी पार्टी के वर्कर्स दिखे। मुसलमान दिखे और उन पर बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी के लोगों ने एक तरह से दंगा करवाया और मुसलमान अभी तक जेलों में बंद है उसके इल्ज़ाम में कि आपकी वजह से वहाँ बीजेपी की जीत हुई, कांग्रेस की हार हो गई। आप सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ये आपकी राय हो सकती है, मेरी नहीं। तो आगे कोई अलायंस का इरादा है माईएम के साथ आपका और असदुद्दीन ओवैसी साहब का? और मैं अगर सही कहूँ, सच कहूँ, तो तीन पार्टियां प्रेजेंट टाइम ऐसी पे विचार रहा। कौन सी तीन पार्टी है? जिस तरह आप आज़ाद समाज पार्टी के आज सदर हैं, चीफ है, क्या एक मुसलमान चीफ बन सकता है? आप मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका कोई अभी तुक ही नहीं बैठता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज मेरे साथ मौजूद है मारूफ सियासी रहनुमा, आज़ाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना लोकसभा से एमपी चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद, स्वागत है आपका। हिंदुस्तान में पहले से बहुत सारी पार्टियाँ मौजूद है, फिर आपने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, आज़ाद समाज पार्टी। आप एमपी भी बने, तो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने के बजाय, किसी और पार्टी का हिस्सा बनने के बजाय अलग रास्ता इख्तियार करने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने अलग रास्ता खुद से इख्तियार कर लिया। मैंने प्रयास किया जो उस विचारधारा पर आधारित दल है, जिस विचारधारा पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में बहुत कम पार्टियां जिन पर विचारधारा है। पहले बीएसपी पर विचारधारा थी, और मैं अगर सही कहूँ, सच कहूँ, तो तीन पार्टियां प्रेजेंट टाइम ऐसी जिन पर विचारधारा है। कौन सी तीन पार्टी है? एक आज़ाद समाज पार्टी, जो फूले साहू अम्बेडकर परिवार की विचारधारा पर काम कर रही है। एक भारतीय जनता पार्टी, जो गोवलकर हेड गवार जो है उनके नेता जी, और आरएसएस की जो विचारधारा उस पर काम कर रही है। और तीसरी लेफ्ट की पार्टियां हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने वैचारिक विचार से हटके समझौते किए, उससे थोड़ा सा उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हुए। बाकी और कोई पार्टी वैचारिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इन सभी कोई विचारधारा नहीं है। मैं तर्क के साथ इनके जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अभी इतना समय नहीं कि मैं तर्क, जिस पार्टी का आप कहोगे और ऑफ कैमरा कहोगे, ऑन कैमरा कहोगे, मैं तर्क दे सकता हूँ। क्योंकि राजनीति में किसी आलोचना करना ठीक नहीं है, ना मुझे राइट है। वरना अगर तर्क के साथ कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ जी। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा में चले गए और भाजपा कांग्रेस में आ गई। तो जो लोग 20 साल से भाजपा में था, जो कांग्रेस में आ गए, तो क्या उनका जहन बदल गया? जैसे मैं उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश का देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, एक नेता थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के उनके साथ अपमानजनक रवैया, आप अच्छी तरह जानते हैं। और उनको एक समय पे आने चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनको ज्वाइन कराया। अगर वैचार की होती तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन कराई जा सकती थी कि वो चुनाव के समय। इसलिए मैंने कहा, तो आपकी विचारधारा क्या है? जो महापुरुषों की विचारधारा, इस देश में संविधान सम्मत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी सबको मिलनी चाहिए। हर आदमी के सम्मान को समझना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिम्बल है, हम भारत के लोग, और उसमें जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आज़ादी है सब लोगों को, आर्थिक गैर बराबरी को ख़त्म करके जो बराबरी, भाईचारे की जो एक योजना है जो प्रिम्बल में सुनिश्चित की गई, उसी को लागू कराना, उस जैसा जो है उस विचार पर आधारित व्यवस्था को धरातल पर लागू करना, ये विचारधारा है। तो आपको अभी तक कितनी कामयाबी मिली है पॉलिटिक्स में? कहा जा रहा है कि आप बीएसपी की जगह ले रहे हैं, मायावती की जगह ले रहे हैं, दलितों के एक बड़े नेता आप बनकर उभरे हैं, तो अब तक कितनी कामयाबी मिली आपको इसमें? और मुझे इन दो चीज़ों पर मेरी आपत्ति हमेशा मीडिया से रहती। पहली बात ये कि मैं सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं लड़ता हूँ, और आप तो एक मिलर टाइम्स एक बड़ा प्लेटफार्म है अपनी बात को रखने का। आप मुझे बताओ और फिर स्पष्ट करो कि जो आपने बात कही वो सही है गलत है, कि एनआरसी में नॉन मुस्लिम कौन था जो जेल गया था? आप गए थे। 28-29 दिन तक मैंने जेल काटी। आज मुझे यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर है, आप कहोगे तो मैं दिखा दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। ये उसी प्रोटेस्ट में जो मार मैंने खाई थी, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी में वो है, ये उसी की देन है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जानबूझ के मीडिया, हम उस मीडिया से अपेक्षा करते हैं जिसको हम कहते हैं बिकाऊ मीडिया, वो भी हमें एक जाति, एक वर्ग का नेता दिखाने की कोशिश करता है, और हमारे अपने लोग भी
उन्हीं की तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं गलत को स्वीकार नहीं करता। दूसरी बात, अब आपने कहा कि कामयाबी, अब मुझे कामयाबी का पैमाना नहीं पता। क्या चुनाव जीतना कामयाबी होती है, MP MLA बनाना कामयाबी होती है, या लोगों को उस विचार को लोगों तक पहुंचाना कामयाबी होती है? सबके अपने अपने तर्क। मगर मैं समझता हूं कि आज पे हम उदाहरण लेते हैं। कल इसी समय से कुछ घंटे पहले देश के गृह मंत्री जी ने एक टिप्पणी की, जबकि वो टिप्पणी सीधे तौर पे कांग्रेस को हमला करने का उनका प्रयास था, लेकिन जिस तरह से 5-6 बार उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को के नाम को कोट किया, उससे इतना बड़ा आक्रोश पैदा हुआ कि आज पूरे विपक्ष को पूरे दिन मौका मिला भाजपा पर हमला करने का, और अंत में प्राइम मिनिस्टर ने 6 ट्वीट किए और गृह मंत्री को आगे पीसी करनी पड़ी। ये हमने कमाया है इस आंदोलन के जरिए। ये ताकत है देश में का जो गुस्सा था झुकना पड़ा। जो आप कामयाबी की बात कर रहे हो, कामयाबी मैंने आपसे फिर कहा, MP MLA तो किसी पार्टी से आप बन सकते हो, आप उस विचारधारा को साथ लेकर। आज मैं इंडिपेंडेंटली आजाद समाज पार्टी के बैनर पे ऐसा व्यक्ति हूँ जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों के किसी विषय पर किसी भी सरकार से निष्पक्ष होकर सवाल कर सकता हूँ और कड़वे तेवर से और उनसे जवाब मांग सकता हूँ। आप मुसलमानों के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं पार्लियामेंट में भी। जी, तो देश भर में जो हमने संघर्ष करके जो जन समर्थन और वैचारिक जो विचारधारा जिसका मैंने आपको जिक्र उसको जो लोगों तक पहुंचाने का काम किया, इसका उदाहरण राजस्थान में हम 3 सीटें बहुत कम अंतर से हारे, मध्य प्रदेश में हम 1 सीट बहुत कम अंतर से हारे, महाराष्ट्र में 1 सीट पर हम 22 राउंड तक आगे चलते रहे जो अमरावती की थी, और फिर उसमें हम बहुत कम मार्जिन, अमरावती में बहुत कम मार्जिन से, और यहाँ भी जब उपचुनाव हुआ उसमें भी हम कई सीटों पर हमारी पार्टी ने अच्छे वोट परसेंटेज प्राप्त किया, कहीं कहीं 20-20 हज़ार से ज़्यादा वोट प्राप्त किया। तो ये हमारी राजनीतिक कामयाबी जिसको लोग कामयाबी मानते हैं। लेकिन हमारी असल कामयाबी ये है कि आज जो नौजवान पहले संघ की शाखा में जाता था, भाजपा का झंडा उठाता था, वो आज बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, जो वास्तविकता में समतावादी जो विचारधारा है उसका झंडा उठा के सरकार की गलत विरोध नीतियों का आमना सामना करके मुकाबला करा। ये हमारी कामयाबी। आप दलितों के साथ साथ मुसलमानों की, कमज़ोरों की, सबकी आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के मुद्दों पर आप लगातार बोलते हैं। लेकिन मुसलमानों का जो उमूमन रुझान है समाजवादी के साथ यूपी में, कहीं कांग्रेस के साथ, कहीं RJD के साथ, तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान आपके साथ आएंगे जब पूरे स्टेट का चुनाव होगा? देखिए, हम लोग मेहनत करेंगे और कहते हैं ना कि अगर कोई ईमानदारी से मेहनत करता है तो फिर ऊपर वाला कुदरत उसको उसका जो है उसकी मदद भी करती है। तो हम लोग काम करेंगे और हम लोग उस तरह के समीकरण बनाएंगे जिन समीकरण के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। अभी आपने NRC की बात की, आपने 23 फरवरी को गालिबन या 23 फरवरी को भारत बंद करने का ऐलान किया था 2020 में। सड़कों पर मुसलमान उतरे भी थे, उन्होंने सड़क बंद भी किया और फिर दिल्ली दंगा की शुरुआत हो गई। उसके बाद से एक तबका आप पर इल्ज़ाम लगाता है कि आपने भारत बंद का ऐलान तो किया लेकिन ख़ुद आप कहीं सड़कों पर नहीं दिखे, ना आपकी पार्टी के वर्कर्स दिखे, मुसलमान दिखे और उन पर BJP ने हमला किया। BJP के लोगों ने एक तरह से दंगा करवाया और मुसलमान अभी तक जेलों में बंद है उसके इल्ज़ाम में। उसके इल्जाम में हाँ, अभी भी उमर खालिद और ऐसे 10 लोग हैं जो अभी भी जेल में बंद है। ये आवाज़ भी पार्लियामेंट में मैंने उठाई, उन लोगों की आवाज़ भी जिनको जेल में बंद किया गया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब कोई आदमी नेतृत्व कर रहा है तो उसके कई महीने पहले के कार्यक्रम लग जाते हैं। और शायद अगर आपने देखा हो, क्योंकि आपने एक ही पक्ष सुना तो मैं आपको गलत नहीं कह सकता, लेकिन आपकी जानकारी नहीं, मैंने ये जो एक सवाल है जानना चाहा, आप चाहे इसकी बात करें। तो उस दिन हम लोग औरंगाबाद में थे, महाराष्ट्र के। हमने 22 तारीख को शायद बंद बुलाया था, 23 को, 22 या 23 तारीख। और आपने तो कहा कि इल्जाम है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज का समय सोशल मीडिया का समय है। कोई चीज छिपी नहीं रह सकती, कौन कहाँ है और कौन क्या कर रहा है। आप ये नहीं कहते मीडिया ने नहीं दिखाया, तो आप सोशल मीडिया के देख सकते हैं। आप अगर उठा के देखेंगे फोन, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मैं सड़कों पे उतरा था, नहीं उतरा था, और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पे आए थे, और कौन से प्रदेश में आप पे आंकड़ा होगा, मेरे पास तो है। हम 22 स्टेट में संगठन चलाते हैं और वो पहला बंद नहीं था हमारा। उससे पहले भी 2 अप्रैल वाला बंद हम लोगों ने बुलाया और वो सफल भी हुआ। उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर पे भी हमने बंद बुलाया, वो सफल भी हुआ। और उसके बाद भी हमने अभी 21 तारीख को जो बंद बुलाया गया था उसको भी हमने सफल किया। असल में उस समय मुद्दा, जब हम खड़े होते हैं तो भी ये सवाल होता है
कि भाई आप खड़े नहीं हो रहे, और जब नहीं खड़े होते तो भी सवाल होता कि आप खड़े क्यों नहीं हो रहे। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। मैं दिल्ली में मौके मौजूद नहीं था क्योंकि औरंगाबाद में पहले से कार्यक्रम था, और आपको शायद पता ना हो, 22 तारीख में नागपुर में मेरा कार्यक्रम था। कैसा, सीए को लेकर के या कोई और कार्यक्रम था वो? हमारा कार्यक्रम था भीम आर्मी का, और वो कार्यक्रम था रेशम बाग मैदान में, जिसके सामने आरएसएस का हेडक्वार्टर है। उसकी परमिशन डिनाई कर दी गई कि आप नहीं कर सकते। तो हम कोर्ट गए, कोर्ट ने परमिशन दी कि कर सकते हैं, और पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर के सामने तिरंगा लहराया जाएगा, जो मैंने खुद लहराया 22 तारीख को। फिर 23 तारीख को रात को हम 22 तारीख में पुणे उससे नागपुर में कार्यक्रम था, और फिर हम रात को पहुंचे औरंगाबाद में सुबह हम लोग सड़कों पे आके हमने उस बंद को वो किया। और मैंने कहा ना, हम किसी के भरोसे नहीं, हम पे संगठन है। तो मतलब दिल्ली में आपने ऐलान किया और औरंगाबाद के प्रोटेस्ट में आपने हिस्सा लिया भारत बंद में? देश भर में हमारा संगठन है। अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन देश भर में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को काम करता, तो पार्टी भी नहीं थी। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी का जो मकसद है, क्या किसी एक स्टेट पर फोकस करना या बैक वक्त पर इंडिया में चुनाव लड़ना? देखो, भीम आर्मी के लोग ही आजाद समाज पार्टी की शक्ति, और जो लोग जिस स्टेट में, जैसे मैं नहीं चाहता था कि महाराष्ट्र में हम ज़्यादा सीटें लड़े, मगर वहाँ की जो स्टेट की टीम है, जो 6-7 साल से मेहनत करी थी, उन्होंने कहा कि हमें लड़ना। तो जब उन्होंने कहा लड़ना है, तो फिर अब जब हम पे दल है और वो लड़ना चाहते हैं, तो फिर हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि राजनीति जन भावनाओं के ऊपर आधारित है। और कोई लड़ना चाहता है, दूसरी पार्टी टिकट नहीं देती है, वो लड़ना चाहता है, तो उसको फिर मना नहीं किया जाता है। तो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो उन लोगों ने काफ़ी सीटों पर चुनाव लड़ा, 17-18 सीटों पर, जबकि मैं चाहता था कि 5-6 मजबूत सीटों पर लड़ा। नहीं, जैसे आप कई जगहों पर, जैसे हरियाणा में आप लड़े, आप इल्ज़ाम आप पर भी है जैसे दूसरी पार्टी पर कि आपकी वजह से वहाँ बीजेपी की जीत हुई, कांग्रेस की हार हो गई, या अभी जो उपचुनाव हुआ तो वहाँ बीजेपी की ज़्यादा जीत हुई, समाजवादी पार्टी की हार हुई, और आप पर भी इल्ज़ाम है कि आपने वोटों को तकसीम किया। किसने लगाया? जो यूज़र से सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि मीडिया के यूजर्स की परवाह नहीं करता हूँ, मैं अपने लोगों की परवाह करता हूँ। जब वहाँ लोगों पर जुल्म होता तो वो सोशल मीडिया के यूजर आके नहीं लड़ाई करते। उन सोशल मीडिया के यूजरों ने गोली नहीं खाई है, चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई, और वो सोशल मीडिया के यूजर जेल नहीं गए। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग जेल गए देश भर में, अभी भी है। अगर आपको नहीं पता हो तो जानकारी कर लेना, छत्तीसगढ़ में भीम आर्मी की पूरी स्टेट की सिम जेल में, क्योंकि वहाँ एक आंदोलन हुआ था बलोत्रा बाजार में, जहाँ सतनामी समाज के लोग सड़कों पर आए थे और उनके नेतृत्व कर रहे थे भीम आर्मी के लोग। एक हिंसा हुई जिसमें पूरे स्टेट के लोग, डिस्ट्रिक्ट के जितने पदाधिकारी सब जेल में, 250 से ज़्यादा लोग जेल में, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो भीम आर्मी के लोग संघर्ष करते हैं, सोशल मीडिया के आधार पर नहीं करते। वैसे आपका फोकस किस स्टेट पर ज़्यादा, यूपी पर या कोई और स्टेट? सब जगह पे नहीं, एक ज़्यादा जहाँ पूरी तवज्जो से सरकार में आना चाहें, कुछ अलायंस करने की कोशिश करें, तो उसमें कौन स्टेट ज़्यादा अहम है? नहीं, ये पार्टी के फैसला स्टेट के। आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी मानते नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। स्टेट जिसके साथ अलायंस करे, जो अपने विचारधारा के समकालीन है, उनके साथ अलायंस कर सकता है, और वो अलायंस करके लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये उनका फैसला है। 2027 में यूपी का चुनाव होगा, तो यहाँ आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ अलायंस करेंगे? प्रिय भाई, 2026 में जिला पंचायत के चुनाव, 2027 बहुत दूर है। आप मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका कोई अभी तुक ही नहीं बैठता है। आप मुझसे पूछे 2029 में आप क्या करेंगे, तो ये बेबुनियादी सवाल हो गया। क्या उसके बीच में आप कभी मुझसे मिलकर वार्ता नहीं करोगे? जब 2027 आएगा तब देखेंगे। अभी 2026 अभी बिहार का चुनाव है, अभी दिल्ली का चुनाव है, आप मुझसे बात करें 27 के चुनाव पे। 27 में आप इंटरव्यू लेने के लिए रहोगे नहीं, ये भी नहीं पता, समय का भी पता। तो दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं आप? ये पार्टी का फैसला है। अच्छा, ये बताइए कि आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अभी उपचुनाव भी हुआ, तो आप जो दूसरी पार्टी है उनके साथ अलायंस करना नहीं चाहते, या उसकी तरफ से अलायंस नहीं किया जाता, आपकी कोशिश होती है? देखो, मैंने कहा कि स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टेट किसी अलायंस करना चाहता है तो ये उनकी इच्छा है, मेरी तो बहुत इच्छा होती है किसी पार्टी अलायंस। अभी जैसे उपचुनाव हुआ यूपी का, तो वहाँ एमआईएम से आपके अलायंस की बातचीत चल रही थी, फिर आखिर टाइम पर हुआ कि आप अलायंस नहीं चाहते, तो अलायंस नहीं हो सका, फैसला ख़त्म। देखो, ऐसा है, एआईएम के अलायंस पे मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं उसको चाहता था कि वो, लेकिन उपचुनाव जो है, जब उत्तर प्रदेश में था तो 2 स्टेट में और चुनाव थे, महाराष्ट्र में और झारखंड में। उनकी पार्टी को वहां चुनाव लड़ना था, तो एक स्टेट में अलायंस हो और बाकी 2 स्टेटों में ना हो, और चुनाव एक साथ हो, तो आप ये कहो कि साहब यूपी में कहो कि हम अच्छी पार्टी हैं, और महाराष्ट्र में जाकर कहो कि इनके खिलाफ ही खड़े कहो कि भाई ये बुरी पार्टी, हम अच्छी पार्टी, हाउ कैन पॉसिबल?
आप ही मुझे बताओ, मैं कहूँ यहाँ बैठ के मैं कहूँ कि मिलर टाइम के पत्रकार अच्छे, मिलर टाइम अच्छा है, और मैं झारखंड में जाकर कहूँ कि मिलर टाइम के पत्रकार बुरे हैं, ये प्लेटफॉर्म बुरा, ऐसा संभव नहीं है। जब आप अलायंस करते हैं तो फिर आपको कुछ हिस्सेदारी लेनी पड़ती है, कुछ शेयर देनी पड़ती है, तो कुछ चीज़ों पे आके सहमति नहीं बनी तो मतलब आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना किसी के साथ। मतलब हर जगह अलायंस चाह रहे थे, सिर्फ एक स्टेट में नहीं। मैंने कहा कि जो स्टेट जिस तरह की पॉलिसी चाह रहा था, जैसे मैंने आपको कहा उत्तर प्रदेश में हमारी बातचीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्टेट की टीम ने कहा कि इस चुनाव में हम अपनी तैयारियों का जायजा लेना चाहते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि इस चुनाव में ना सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है, जो हम आगे 2027 के लिए उस मजबूत तैयारी कर सकें। तो आगे कोई अलायंस का इरादा है माईएम के साथ आपका और असदुद्दीन ओवैसी साहब का? समय बताएगा। अभी मैं बाहर बैठा तो आपकी पार्टी के लोग बातचीत कर रहे थे कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आ जाते हैं तो सरकार हम बनाएंगे। हवा में सपने देखना अच्छे काम है, बिना संगठन के, बिना काम किए, बिना मेहनत किए, बिना लड़ाई लड़े अब जनता बेवकूफ़ नहीं रही है। और कुंदरकी का चुनाव शायद आपने देखा नहीं, लाठियाँ भी खानी पड़ती है, मुकदमे भी झेलने पड़ते हैं, बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। अब राजनीति साधुओं के बीच में नहीं रही कि साधु संत, अब तो क्रिमिनल लोग राजनीति कर रहे हैं। तो जो भी होगा वो सब बंद कमरे में तो नहीं हो सकता है, जो वो जनता के सामने आएगा। अच्छा, आपकी जो सियासत है उसमें मुसलमानों का बड़ा अमल दखल है। आप जिस सीट से जीत कर आए हैं वहाँ भी तकरीबन 39-40% मुसलमानों का वोट है, सबने आपको वोट किया। हर जगह आपकी पार्टी के लीडर भी मुसलमान बहुत सारी जगहों पर हैं। तो आपकी पार्टी में मुसलमानों के लिए स्पेस कितना है? आप कहाँ मुसलमानों को देखते हैं अपनी पार्टी में? मिलर टाइम को पिछड़ों के लिए भी बात करनी चाहिए, फिर आप पे ठप्पा लग जाएगा कि आप सिर्फ मुसलमानों की ही बात सुनते हैं और मुसलमानों की बात ही करते हैं। ये किसी भी प्लेटफार्म की अच्छी बात नहीं। फिर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी कोर कमेटी में 21 लोग हैं, जिनमें से 6 या 7 लोग मुस्लिम समाज के हैं जी। हमारे 2 स्टेट प्रेसिडेंट हैं अभी, झारखंड और बिहार, दोनों मुस्लिम समाज के हैं। हमारा जो पूर्वांचल का पूरा काम देख रहे हैं डॉक्टर आकिब साहब, और यहाँ भी इस वाले बेड में निजाम चौधरी साहब, वो मुस्लिम समाज से हैं। अभी हमने टिकट दिए उपचुनाव में, तो 8 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें 4 टिकट हमने मुस्लिम समाज को दिए, 2 टिकट शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिए, 3 मुस्लिम समाज को दिए, 2 शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिए, 2 बैकवर्ड के लोग। नहीं, सवाल इसलिए जी, मैं बात पूरी करूँ तो रही बात मेरी लोकसभा क्षेत्र की, तो मेरी लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार बहुजन समाज पार्टी जीती और उनको 5.5 लाख वोट मिले और मुझे 5,12,000 वोट मिले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को 12,000 वोट मिले। जिस समाज में मैं जन्मा हूँ, समाज ने सुई के नाके में वोट दिया मुझे, और उनके वहाँ 3 लाख वोट है, आप जाके पता करना। समाजवादी को 1 लाख के करीब वोट मिले, 1,02,000। वहाँ समाजवादी का बेस वोट नहीं। कुछ साथी गुमराह होकर समाजवादी तरफ चले गए। गुमराह होकर? हाँ, गुमराह हो गए, क्योंकि उनको एहसास था, जो झूठ समाजवादी ने इंडिया अलायंस में फैलाया था कि भाई समाज मुकाबला हमसे ही है, इस वजह से गुमराह ना होते तो सारा वोट आजाद समाज पार्टी को ही जाता, जनता को कोई मिलता, कोई वोट खराब नहीं करता, क्योंकि लोग समझदार होते। और यहाँ मीरापुर में भी आप सर्वे करके देखना तो आपको पता लगेगा कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने 90% वोट आजाद समाज पार्टी को दिया, लेकिन कुछ वोट तो भाजपा के लोगों ने गिरने नहीं दी, लाठी चला दी, बैरिकेडिंग लगा दी, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं फिक्रमंद हूँ, जिस व्यक्ति ने मुझे वोट दिया उसके लिए, जिसने नहीं दिया उसके लिए, मेरे क्षेत्र में। अगर किसी को भी मेरी जरूरत पड़े आधे रात, तो मैं उसके लिए 24 घंटे तैयार। आपने कहा कि मैं पिछड़ों की आवाज़ नहीं उठाता हूँ, मिलर टाइम्स, तो ऐसे में जवाब दूँ। अभी मैं जस्ट एक ट्वीट करके आया कि जहाँ मध्य प्रदेश में 5 दलित बच्चों को मारा जाए इसलिए कि उसने कुएं से पानी पी लिया, या कल एक खबर आई इधर उत्तर प्रदेश में कहीं से, जहाँ एक कांस्टेबल है उसको घोड़ा पर बारात लेकर जाने नहीं दिया गया, और लगातार मिलर टाइम्स सबकी आवाज़ उठाता है। मुसलमानों ने बहुत सारी पार्टियों को वोट किया है, उनको इक़्तिदार तक पहुँचाया है, खा वो समाजवादी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी है, लेकिन हर जगह मुसलमानों को ठगा गया है। मुसलमानों को जो मिलना चाहिए था उन पार्टियों से नहीं मिला। अब आपको मुसलमान क्यों वोट करे, या क्यों मुसलमानों को वो सब कुछ मिल जाएगा जो दूसरी पार्टियों में नहीं मिल सका?
देखिए, मैं कोई गवाही तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बेसिक सवाल हिस्सेदारी का होता है। हिस्सेदारी हमने पर्याप्त मात्रा में दी है। ऊपर से लेकर नीचे तक के संगठन में हमने स्ट्रक्चर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और रही बात सम्मान की, तो सम्मान भी हम सब लोगों का बराबर ही करते हैं, ये हमने सीखा है। एक बात रही कि भाई मुद्दों पे आवाज़ ना उठाना पार्टी द्वारा, ठगा जाना, मेरे हिसाब से इसे ही कहते हैं। तो जितनी मैंने आवाज़ उठाई होगी, जिन पार्टी को वोट देता शायद उन्होंने भी ना उठाई। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले कल में आज़ाद समाज पार्टी एक अच्छा विकल्प रहेगी कमज़ोर वर्गों के लिए, कि वो आज़ाद समाज पार्टी जुड़ के शक्ति निर्माण कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल कर सकते हैं। जिस तरह आप आज़ाद समाज पार्टी के आज सदर हैं, चीफ है, क्या एक मुसलमान चीफ बन सकता है आपकी पार्टी क्यों का? नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो क्या आप MIM से, मुस्लिम लीग से, किसी और पार्टी से अलायंस करें? क्योंकि इस वक्त अलायंस की सियासत है। किसी भी स्टेट में या सेंटर में चंद पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है और वहाँ ज़्यादा शराकतदारी होती है, हिस्सेदारी होती है, बजाय इसकी कि एक पार्टी हो, क्योंकि फिर पार्टी टाइमलाइन को फॉलो करना। तो क्या इस तरह की पार्टियों से, जिनको मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है, उनके साथ आप अलायंस करेंगे? देखिए, आप उन पार्टियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। आप सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं ये आपकी राय हो सकती है, मेरी नहीं है। तो भविष्य में जहाँ भी कोई ऐसा अलायंस बनेगा, वो स्टेट की पॉलिसी, उसको हम लोग करेंगे। अगर स्टेट चाहेगा तो अलायंस करना, कोई दिक्कत नहीं। आपको शायद नहीं पता, हम लोग दिल्ली में जब MCD का चुनाव हुआ तो AIM के साथ मिलकर लड़के थे। तो ऐसा तो नहीं किसी को कोई कांटे लग रहे हैं कि नहीं हो सकता है। अगर स्टेट पॉलिसी बनाएगा तो कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, अभी पार्लियामेंट की एक तस्वीर वायरल हुई, ओवैसी साहब आगे हैं, आप पीछे हैं और आप यूँ हाथ उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पे मीडिया हाउसेज ने भी उस तस्वीर को वायरल किया। क्या था पूरा पस मंज़र, क्या कहना चाह रहे थे इस वक्त आप? नहीं, मैं अपनी बात रखना चाहता था और ओवैसी साहब बोल रहे थे, कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मैं उनको चुप रहने की अपील कर रहा था। क्योंकि एक सीनियर मेंबर है ओवैसी जी, और वो अपनी बात जो है वन नेशन वन इलेक्शन पे रख रहे थे। और क्योंकि ये हम लोग इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे थे, तो इसलिए जो है जो लोग इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे, तो मैं उन ऑब्जेक्शन करने वाले लोगों को रोकने का काम कर रहा था कि ये बिल सही नहीं है और उनको अपनी बात रखने दिया जाए। बिल्कुल। जो हमारे OBC के नौजवान हैं, दलित नौजवान हैं, SC ST के, ये बहुत ज़्यादा बजरंग दल में हैं या इस तरह की तंजीमों में हैं। तो क्या आपकी जो संगठन है इन सबको उधर जाने से रोकने में कामयाब है? हाँ, कामयाब है। कामयाब जो पहले नौजवान जो झंडा उठा के घूमता था RSS का, BJP का, उनके अनुवांशिक संगठनों का, अब वो भीम आर्मी महापुरुषों के मिशन में जुड़ गया है। भीम आर्मी ने शक्ति पैदा की है कि शायद अब जो है बड़े पैमाने पे हमारे लोग उसका हिस्सा नहीं। पहले जो बहुत सारे उस तरह के इंसिडेंट होते थे वो नहीं होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है आज नहीं तो कल कोशिश कामयाब होगी। जो बाकी उधर रह गए उनको भी इधर लाने का प्रयास करेंगे इस विचारधारा के आधार पर। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि विचार बहुत बड़ी शक्ति है। तो वैचारिक पार्टी में आज़ाद समाज पार्टी है, तो उस विचार से जो लोग प्रभावित होते हैं वो चाहे हमसे ना भी मिले वो हमसे जुड़ जाते हैं। पहली मरतबा आप सांसद बने हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अच्छा, जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जिम्मेदारियां और आगे बढ़ेंगी उनको पूरा करेंगे। देखिए, माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता भाई, तो संघर्ष से सीखता है। तो धीरे धीरे सीखेंगे और सीख के आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जो पीछे भाई रह गए उनका हाथ पकड़ के उनको भी आगे लेके आए। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आज़ाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना लोकसभा से MP चंद्रशेखर आज़ाद। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।